नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। कुछ विषय हैं जो मैं आज लेकर आया हूं, जिनकी लगातार चर्चा हो रही है और उन पर चर्चा जो हो रही है तो उन विषयों से भी कुछ निकलने वाले अलग तथ्य हैं जिन पर कि लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बात जो हो रही है उसका आने वाले दिनों में कितना असर, कैसा असर देखने को मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरुआत करता हूं। कुछ जो विषय मैंने आज लिया है जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। पहला विषय यह है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भोपाल प्रवास पर हैं, भोपाल के दौरे पर हैं। ये कहिए कि भोपाल में वो संगठन को मथने पहुंचे हैं, संगठन के साथ लंबी चर्चा करने पहुंचे हैं। लगातार चर्चा कर भी रहे हैं, करीब 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। वो लगातार उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, नेताओं से बात की, अलग अलग विषयों पर बात की। और ये जो आयोजन था यह था संगठन सृजन अभियान, जो कि 10 से 30 जून तक चलना है। संगठन सृजन अभियान, कुल मिलाकर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को आम कार्यकर्ताओं से कैसे जोड़ा जाए। एक बार पहले भी चर्चा हुई थी कि आखिर जिलाध्यक्षों को कितनी शक्ति दी जाए, कितना पावर दिया जाए, इस पर भी बातें हुई थी। तो कुल मिलाकर इस मंथन का ये जो दौर है, मंथन का ये जो क्रम है, ये क्रमशः बढ़ता जा रहा है। आज भी जब चर्चा हुई, अलग अलग बैठकें हुई, लेकिन महत्वपूर्ण वो हुआ जब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, युवा नेताओं के साथ बैठे और ऐसे कार्यकर्ताओं से मिले, उनके सवालों पर वो जवाब भी दे रहे थे। इस दौरान बहुत सी बातें हुई। पहले राहुल गांधी ने अपना उद्बोधन भी दिया। उद्बोधन मतलब समझिए एक प्रकार की चर्चा ही थी। उसमें उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया, वही बातें उठाई जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक बड़ा तथ्य था। उन्होंने कहा कि आखिर सीज फायर की सच्चाई क्या है। सीज फायर को लेकर उन्होंने प्रश्न किए और फिर से उन्होंने एक बार दोहराया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो सीज फायर हुआ, ये सीज फायर, इसके पीछे ट्रंप की भूमिका थी। कुल मिलाकर अपनी बातें वो लगातार राहुल गांधी दोहराते हैं। यहाँ भी उन्होंने दोहराई, तिहराई, चौथी बार, 5वीं, 6वीं, 10वीं, जितनी बार भी बोली हो, लेकिन फिर से इन बातों का उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही साथ जब वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठे तो उन्होंने एक तरीके से पाठशाला भी लगाई। पाठशाला लगाई मतलब बहुत सी बातें समझाना चाह रहे थे। वो जो बातें बता रहे थे उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी जिसमें उन्होंने ये कहा, चलिए पहले मैं एक प्रश्न बताता हूं। कार्यकर्ता का जो नेता थे उन्होंने ये किया था, ये पूछा था कि मुझे कोई नज़र नहीं आता ऐसा कोई व्यक्ति जो कि नेतृत्व करे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। तो इस पर जो कांग्रेस सांसद हैं उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, मुझे ऐसे 10 या उससे ज़्यादा ऐसे नेता दिखाई दे रहे हैं जिनमें क्षमता है मध्य प्रदेश को लीड करने की, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की। ये बात राहुल गांधी ने कही। और इसके साथ ही साथ जो एक और बड़ा उदाहरण देते हुए कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की राहुल गांधी ने, वो ये बात थी, उन्होंने घोड़ों का उदाहरण दिया। घोड़ों का उदाहरण देते हुए ने बताया कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा वो होता है जो कि रेस का घोड़ा होता है। रेस का घोड़ा होता है मतलब उसे रेस में दौड़ना होता है और उसकी कोशिश होती है कि उस रेस में जब दौड़े, उस दौड़ में जब दौड़े, उस जब प्रतिस्पर्धा में वो दौड़े तब वो जीते, उसका प्रयास यही होता है। ये मेरा अपना आकलन है। उन्होंने कहा रेस का घोड़ा वो होता है जो जीतता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरा घोड़ा जो होता है वो बारात का घोड़ा होता है। उसे अपना गंतव्य यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, किस गति से पहुँचना है, पहुँचने के बाद अध्याय समाप्त, कुछ इस प्रकार का। तीसरी बात उन्होंने कही कि एक लंगड़ा घोड़ा होता है। जो लंगड़ा घोड़ा होता है वो किसी काम का नहीं होता है। कुल मिलाकर उन्होंने 3 बातें कही। अब इससे शायद उन्होंने जोड़ा होगा कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता कैसे हैं। इन 3 उदाहरणों में से किस में कितने सही बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर जो मैं समीक्षकों को देख रहा था उनकी ही कह लीजिए, मुझे क्या लगता है, जो मैं देख रहा था, सुन रहा था, उसमें यही लगता है कि अब जो कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के जो नेता हों, वो कैसे हों, ये कहीं ना कहीं एक विश्लेषण की बात हो सकती है।
अब इसके बाद और भी कुछ विषय थे जिस पर कि अलग अलग बैठकों में राहुल गांधी ने कहा, लेकिन मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा, इस पर बयान तो आता ही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग नेताओं का बयान आया है, अलग अलग कार्यकर्ताओं का बयान आया है भाजपा के, और कार्यकर्ताओं के बयान में बहुत सी बातें हैं। इसमें यह भी सवाल उठाया गया था, पूछा गया था, या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कि शायद राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि जो रेस का घोड़ा होता है वो भी कैसा होता है। रेस का घोड़ा वो भी होता है जो 100 मीटर दौड़कर हाँफ कर बैठ जाता है, ये कह रहे हैं। जो जवाब उनको मिल रहा है, जो पलटवार हो रहा है, जो कटाक्ष किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, एक नेता वो होता है जो 100 मीटर दौड़कर बैठ जाता है और कहता है कि अब खत्म, 100 मीटर से ज्यादा की क्षमता नहीं है, और वो तेजी से दौड़ता है, कोशिश करता है जीतने की। दूसरा घोड़ा ये होता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, उसे पता होता है कि रेस लंबा लेकर जाना है, देर तक टिके रहना है, देर तक उस ट्रैक पर बने रहना है पूरी क्षमता और साहस के साथ, और अंत में धीरे धीरे सही अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है, गंतव्य तक पहुंच जाना है। ये बातें हुई। दूसरी बात इस बात से निकली जब राहुल गांधी अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तब उनके श्रद्धांजलि देने के तरीके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी सवाल उठाया और ये कहा कि उनके जो श्रद्धांजलि देने का ये जो तरीका था वो हमारी परंपरा से मेच नहीं खाता, हमारी परंपरा से कहीं नहीं जुड़ता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, जैसा उन्होंने बताया, जैसा लोगों ने बताया कि उन्होंने जूते पहन रखे थे जब वो श्रद्धांजलि दे रहे थे और उन्होंने पुष्प उठाए और फेंका, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस पर यह बयान आया और ये कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि ये हमारी परंपरा संस्कृति नहीं है कि हम इस रूप में श्रद्धांजलि दें, जूते पहनकर श्रद्धांजलि दें। साथ ही साथ वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी ऐसी ही बातें कही। तो अब कुल मिलाकर जो पहुंचे हैं राहुल गांधी, उस पर जो बातें हो रही थी, और मुख्य रूप से और भी एक बात सामने आई जब ये कहा गया कि राहुल गांधी पहुंचे हैं, यहाँ पर भोपाल पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, वो अपना काम करे, ये मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन उनके यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक विषय जिस पर की बातें हुई। यहाँ पर यह भी बात चल रही थी, जो मैं जिलाध्यक्षों की बात कर रहा था, उस पर भी लंबी चर्चा हुई, कुल मिलाकर मैराथन बैठक हुई। अब मैं एक दूसरा विषय लेता हूं जो बिहार चुनाव से निकलकर आता है, और बिहार चुनाव से निकलकर इसलिए आता है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी की कहिए कि जो नज़र है या फिर सभी की तंदा इस ओर जुड़ी हुई है। लोग देख रहे हैं एकटक कि चिराग पासवान इस बार इस चुनाव में किस भूमिका में नजर आते हैं। कुछ जो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर प्रदेश की राजनीति में कैसा पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब ये चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने या प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से लौट आए। क्योंकि देखिए, हर बार ये चर्चा होती थी जब कहा जाता था कि नीतीश कुमार का ये अंतिम टेन्योर है, अब नीतीश कुमार इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पिछली बार भी शायद कुछ ये बातें सामने आई थी, लेकिन सच्चाई क्या है, राजनीति में इतनी जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच जाना उस घटनाक्रम के होने के पहले शायद ज़्यादा ठीक नहीं होता है। राजनीति अपना खेल खेलती है और अंत तक, अंतिम क्षण तक क्या हो रहा है इस पर नज़र बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन चिराग पासवान क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। लेकिन इसके साथ ही साथ विषय है, जैसा कि अब कहिए कि इसे औपचारिक रूप से कैसे समझा गया या फिर इसे कहाँ से हवा मिल रही है, तो इसमें बातें ये हुई हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की चर्चा है, जब ये प्रस्ताव पारित होता है तो यूं ही ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है, इसके पीछे कोई बड़ी
कहिए राजनीतिक रणनीति होती है जिस पर काम करना है पार्टी को। अब ऐसे में थोड़ा पीछे लौट कर देखते हैं, 2020 में भी चिराग पासवान इसी तरह चर्चा में थे, जब नीतीश कुमार के खिलाफ जो गठबंधन था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, उसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी, एनडीए की सरकार बनी थी। नुकसान जरूर हुआ था चिराग पासवान को कि उनके चाचा ने इसका फायदा उठाया था और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए, जो पशुपति कुमार पारस हैं, उन्होंने फायदा उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बना ली थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के खिलाफ, नीतीश कुमार और गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद इसका अवसर का लाभ उठाते हुए उसी समय जब जो इस देश के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री थे, रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उसके बाद ये जो रिक्त स्थान था उस पर यह माना जा रहा था चिराग पासवान आसानी से चले जाएंगे, लेकिन उसी बीच का यह घटनाक्रम होता है और उसके बाद चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाते हैं। फिर उनकी वापसी होती है, जब 24 का चुनाव होता है उसमें फिर वो आते हैं और उन्हें आवंटित की गई सीटों में जिस सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं 100% या फिर कहिए पूरी सीटें वो जीत लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिलता है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनते हैं, उद्योग मंत्री बनते हैं और उनकी माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी बढ़ती है। अब ऐसे में जब वो निर्णय लेते हैं कि वो विधानसभा चुनाव में बिहार के मैदान में उतरकर इस चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तब क्या यह गठबंधन उनके साथ रहेगा या फिर क्या कुछ होगा, समीकरण क्या होगा। हालांकि जैसा कि मिलता है, बयानों में सुनाई देता है, दिखाई देता है, उसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनके चुनाव लड़ने से पार्टी को और गठबंधन को अगर लाभ मिलता है तब ये अच्छा रहेगा और प्रदर्शन अच्छा होता है तब ये लड़ना श्रेयस्कर होगा, ठीक होगा। तो अब ये सब कुछ कयास है। अब ऐसे में बहुत सी बातें सामने आती हैं कि अगर ये समीकरण नहीं बन पाता है या फिर इस गठबंधन के बीच अगर इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, जो नेतृत्व की बात चल रही है, नेतृत्व कौन करेगा इसके लेकर सहमति नहीं बन पाती है, तो क्या चिराग पासवान के पास प्लान बी भी है। प्लान बी का मतलब दूसरा खेमा, जहां पर कि तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव का पूरा समझिए कि एक गुट है, उनका भी एक गठबंधन है। लेकिन अभी ये बहुत ही प्रारंभिक बातें हैं जो कि निकल कर आ रही हैं, राजनीति के गलियारों से निकलती हुई समझिए अब लोगों के बीच पहुंच रही हैं और जब पहुंच रही हैं तब इस पर चर्चा हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है, क्या कुछ निकलता है, सब कुछ देखना होगा। लेकिन अभी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। गरमाई तो वैसे हुए भी थी क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव अब होने ही है, लेकिन इन एक दो राजनीतिक पासों ने भी और गर्माहट पैदा कर दी है। कुल मिलाकर तीसरा विषय लेता हूं जिसमें एक बात कही गई है जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई आखिर भारत से ही बार बार सवाल क्यों, भारत से ही बार बार सवाल क्यों। और ये विषय है आपने ऑपरेशन सिंदूर से निकला हुआ, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान ने कंबाइंड डिफेंस स्टाफ जो हैं के प्रमुख हैं, अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्षमा कीजिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक बात कही है, बड़ा बयान दिया है और इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता था। वो कह रहे थे कि करीब 48 से 50 या फिर उससे ज़्यादा घंटे वो खींचना चाहता था, लेकिन भारत ने जो कुछ किया, भारत ने अपना जो शौर्य और पराक्रम दिखाया, भारतीय सेना ने जो वीरता दिखाई, जो पराक्रम दिखाया, ये युद्ध 8 घंटे में ही समाप्त हो गया। पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा युद्ध था, इतने कम समय में लड़ा गया ये युद्ध था, जिसमें कि दुश्मन अपने घुटने पर आ गया और दुश्मन को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एक ये ऐसा युद्ध था। और इसके साथ ही साथ जहाँ से मैंने शुरुआत की, उन्होंने ये भी कहा कि आखिर भारत से ये बार बार बात क्यों पूछी जाती है, भारत के भीतर भी भारत से बाहर भी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था भारत के भीतर भी भारत के बाहर भी बार बार ये बात क्यों पूछी जा रही है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए गए।
सीडीएस ने कहा कि यह सवाल पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछा जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो पूरा वीडियो दिखाया है जिसमें कि हमने जो किया है सब कुछ दिख रहा है, हमने तो वीडियो दिखाया है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रमाण तथ्य सामने रखे जाएं, वो भी सामने रखें और बताएं क्या ध्वस्त किया, कितना नुकसान किया। हालांकि पहले भी उन्होंने एक बात कही थी कि विमान और जो एयरक्राफ्ट है, जो लड़ाकू विमान है, उनसे जुड़ा ही विषय था। उन्होंने कहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मायने नहीं रखता, हमने क्या किया और क्या कर दिखाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बात भी सच है कि चर्चा उन पर होनी चाहिए, उन पर बातें होनी चाहिए जिस पर बातें हो रही हैं। क्या वो ये दिखाने के लिए हो रही हैं कि भारतीय सेना भी क्षतिग्रस्त हुई, भारतीय सेना के भी संसाधन क्षतिग्रस्त हुए, ये दिखाकर करना क्या चाहता है कम से कम इस देश का व्यक्ति? ये बहुत से सवाल हैं जो कि तैर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने जो किया उसे पाकिस्तान ने माना, भारतीय सेना ने जो किया, हमने 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, हमने 11 से ज्यादा एयरबेस उड़ा दिए, तो वो सब कुछ माना है पाकिस्तान ने। और साथ ही साथ जो एक डोजियर तैयार होता है जो पूरे विश्व भर में दिखाने के लिए, जिसे दिखाया जाता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ, उसमें तो ये भी कहा गया है, जैसा बताया जा रहा है कि 28 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर कि भारत ने अटैक किया, जिसे बर्बाद किया। तो ये सब कुछ अगर सामने है तो बातें यही हो रही हैं, बहुत से लोगों की ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर देश में रह रहे लोगों को, देश के नेताओं को इस बात में क्या दिलचस्पी है कि भारत का कितना नुकसान हुआ, और ये सार्वजनिक तौर पर वो क्यों जानना चाहते हैं। हालांकि इसे बार बार स्पष्ट किया जा चुका है और सीडीएस ने भी इस प्रकार के विषय और सवालों को नकारा है, साफ साफ नकारा है। अब चलिए एक बड़ा विषय लेते हैं। बड़ा विषय इसलिए जो कि खेल से जुड़े लोग हैं, जो ये आईपीएल का फाइनल देखना चाहते हैं। उस आईपीएल का फाइनल आज होने वाला है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस फाइनल पर बारिश की आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती भी है, मूसलाधार बारिश और लगातार बारिश नहीं, अगर पहले बारिश होती है तो ऐसे हाईटेक प्रबंधन के उपाय किए गए हैं, ऐसे हाईटेक उपाय किए गए हैं कि उसके बाद मैच शुरू हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर बारिश होती है और बारिश लंबी चलती है, तब ये जो आनंद लेने लोग पहुंचे हुए हैं स्टेडियम में, उनका कहीं ना कहीं मजा जरूर किरकिरा हो सकता है। लेकिन जो बातें की जा रही हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी मैच होने वाले हैं, तो ये मैच जो होगा वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। और इस मैच में जो शामिल होने वाली टीमें हैं वो पंजाब किंग्स हैं और साथ ही साथ बेंगलुरु की टीम है, जो कि यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर देंगी और एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 18 वर्षों से ये दोनों टीमें इस टाइटल को जीतने की होड़ में लगी हुई हैं, या फिर समझिए कि इस टाइटल को जीतना चाहती हैं। पिछले 18 वर्षों में इन दोनों टीमों को सफलता नहीं मिली है जो कि ये करना चाहती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक करीब इन दोनों टीमों ने, जैसा कि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, कि करीब इनके बीच 36 मुकाबले हुए हैं, लेकिन दोनों ने बराबरी से जीते हैं, 18-18 जीते हैं। अब अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो अहमदाबाद में बारिश हो रही थी, अब वो बारिश रुक गई है और मौसम थोड़ा साफ हुआ है। और ये भी माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ये क्लोजिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी और क्लोजिंग सेरेमनी के बाद फिर वो महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, महत्वपूर्ण कॉन्टेस्ट होगा, दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी। और इस बार जो महत्वपूर्ण बात है कि जो क्लोजिंग सेरेमनी, इस पूरे मैच की जो थीम रखी गई है, क्लोजिंग सेरेमनी की थीम रखी गई है, वह ऑपरेशन सिंदूर पर रखी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर पर रखी गई है मतलब कि पूरा स्टेडियम ऑपरेशन सिंदूर और इससे जुड़े हुए बनाए हुए गानों की धुन पर थिरकेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि शंकर महादेवन अपनी टीम के साथ यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो ये होगा पूरा विषय आईपीएल
2025 के समापन का, क्लोजिंग सेरेमनी का। तो ये कुछ विषय थे जिस पर कि मैंने चर्चा की और बताया ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं। उन्हें कुछ हमने समझने की भी कोशिश की, बताने की भी कोशिश की, क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी समझना चाहा। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा।